आज है आपका लेक्चर नंबर 6। चलिए, आज हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं किस लॉ की? जीरोथ लॉ। पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में पढ़ लिया है, थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा? एकदम सिंपल लॉ है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही सुंदर है, सस्ता सुंदर टिकाऊ है एकदम, कुछ पूछा नहीं जाएगा, फिर मालूम होना चाहिए। लिखेंगे कुछ नहीं, पहले समझ लीजिए मोटी मोटी बात। मान लीजिए 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 बॉडीज हैं, एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ये बोला गया कि ए और बी जो है वो एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए और सी जो है वो एक दूसरे के क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपका जैसे वही जो एग्जांपल बताया था, एक का टेम्परेचर 70 है, एक का 50 है, दोनों को कनेक्ट कर दिया तो धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद अगर थर्मोमीटर लगाओगे तो आप देखोगे दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ऐसी स्टेट में आप बोलोगे कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। ठीक है। तो पहले ये बोला गया कि ए और सी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब मान लीजिए कि बी और सी भी एक दूसरे के क्या हो? थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। यहाँ पे भी क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जीरोथ लॉ कहता है कि दो बॉडीज अगर किसी तीसरी बॉडी के थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो वो दोनों बॉडीज भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। कुछ टफ है ये? कुछ नहीं है ना? बस ये डायग्राम बनाओ और फिर उसके बाद डेफिनेशन लिख लेंगे। पहले डायग्राम बना लीजिए। कुछ था इसमें लॉ में? डेफिनेशन लिखवा दें इसकी। इन्होंने दिया, देते भी नहीं है। मैथ्स में क्या ऐसी हल्की चीजें? अच्छी बात है ना, तो ये भी तो महसूस होना चाहिए कि केमिस्ट्री में कुछ इजी भी है। लेकिन वो पूछा नहीं जाए। लिख लो, zeroth law of thermodynamics. If two bodies are in if two bodies are in thermal equilibrium with some third body, thermal equilibrium with some third body, then two bodies are also in thermal equilibrium with each other. कुछ खास बात नहीं थी। दो बॉडीज अगर अलग अलग किसी तीसरी बॉडी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो डेफिनेटली वो दोनों भी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। ठीक है, जीरोथ लॉ की कहानी खत्म, खेल खत्म। कैसा ये नोट कर लिया, बना लिया? अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, पहले सेकेंड लॉ लिख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं एंट्रोपी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ के ढेर सारे स्टेटमेंट है, बहुत सारे स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ के। फिजिक्स में तो स्पेसिफिक साइंटिस्ट के भी याद करते हैं, क्योंकि कई बार क्या करते हैं साइंटिस्ट का जो स्टेटमेंट है ना
वो उनके नाम से दे देते हैं कि किसने सेकेंड लॉ में क्या कहा था। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, कुछ चीजें समझनी है कि क्या कह रहे हैं सेकेंड लॉ में। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, all spontaneous process are irreversible in nature, irreversible in nature। ये एक ही स्टेटमेंट है सेकंड। अब पहले समझते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, क्यों ये बात बोली गई कि ये इरिवर्सिबल इन नेचर होगा। स्पॉन्टेनियस वर्ड अगर किसी भी प्रोसेस के लिए यूज किया जा रहा है तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप हो जाएगा, कुछ करना नहीं है, अपने आप होगा, है ना। इसके लिए आपको कोई बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये टॉप पे कोई वाटर बॉटल रखा हुआ है और आपने इसका लिड ओपन कर दिया और यहाँ ग्राउंड पे, तो क्या होगा, पानी अपने आप, आपने बस लिड ओपन किया, पानी अपने आप नीचे आ जाएगा, है ना। तो हाइट से अगर वाटर को नीचे आना है तो अपने आप आ जाएगा, आपको फोर्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोसेस कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, अपने आप हो रहा है। ठीक है। अब लाइन क्या लिखी हुई, लाइन देखो ऊपर क्या लिखी है, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। मतलब इसको रिवर्स करने चाहोगे तो अपने आप नहीं होगा। अब पानी नीचे की तरफ है, ये तो स्पॉन्टेनियस है अगर ऊपर से नीचे लाना है, लेकिन अगर आपको नीचे से ऊपर ले जाना है तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। आप क्या करोगे, यहाँ बैठोगे, कोई मोटर वगैरह लगाओगे, नीचे से पानी ऊपर टंकी में हम लोग चढ़ाते हैं ना, तो क्या करते हैं, मोटर लगाई, मोटर से पानी फिर कहाँ जाएगा, ऊपर। मतलब अगर टॉप से बॉटम पानी को लाना है तो आप आराम से, आपने सोर्स को ओपन कर दिया, आ जाएगा। आपको कुछ फोर्स वगैरह लगाने की, कोई मोटर लगाने की, कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नीचे से ऊपर पानी पहुंचाना है, इसका रिवर्स करना है, तो रिवर्स प्रोसेस अपने आप नहीं होगा, उसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी रिवर्स कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यही लिखा गया, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। मान लीजिए सन से आपकी सनलाइट की एनर्जी आ रही है, ठीक है। अब आप सोचो उसको एक बोतल में इकट्ठा करके हम ऊपर सन पे पहुंचा देंगे, फिर से होगा ऐसा, हो पाएगा ऐसा, नहीं हो पाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि सन से जो एनर्जी हमको मिल रही है वो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना है, कोई फोर्स नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, आराम से वो कंटिन्यूअसली वो एनर्जी आपको मिल रही है, आ रही है अर्थ पे वो एनर्जी। लेकिन अगर उसको आप चाहो कि उसको ऊपर पहुंचा दो तो उस एनर्जी को वापस से आप वहां पे पहुंचा नहीं सकते हो, अनटिल अनलेस आपको कोई सिस्टम लगाना पड़ेगा, आपको कोई वर्क करना पड़ेगा, आपको कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है बात। तो जो टॉप टू बॉटम वाटर का फ्लो था, या जो किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को आप गिराते हो अपने आप वो आ जाता है नीचे, इस तरीके की जो चीजें हैं उसके लिए आप क्या कहते हो, उसको बोलते हो आप स्पॉन्टेनियस, क्योंकि वो अपने आप हो जाता है। लेकिन अगर उसका रिवर्स करना चाहते हो तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, है ना। इसका मतलब कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है, एक डायरेक्शन में तो होगा, दूसरे डायरेक्शन में अपोजिट करना चाहते हो तो वो नहीं हो पाएगा, अनटिल अनलेस कोई फोर्स, कोई वर्क आप ना करो। ये पॉइंट क्लियर है। एक एग्जांपल और लिख लो इसका। पहला एग्जांपल ये हाइट वाला था, नोट हो गया ये पॉइंट। सेकंड एग्जांपल लिख लो इसका, जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, एक कोई कंटेनर है, इसमें गैस है,
ठीक। और ये जो है इसमें आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम की स्पेलिंग देख लेना जरा। इन दोनों को अब आपने कनेक्ट कर दिया, AKM आता है। तो वैक्यूम क्रिएट कर दिया, मतलब यहाँ पे कोई गैस नहीं है, पहले दोनों कंटेनर अलग अलग रखे हुए हैं, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे गैस नहीं है। अब हमने क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो गैस के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे इधर की तरफ जाने लगेंगे। तो ये पहले आपने देखा था, अगर दोबारा आप सिस्टम को देखो तो क्या होगा, यहाँ पे भी गैस के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ना, दोनों जगह पे आ जाएंगे। दोनों में आ गए कंटेनर में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बस आपने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया और कुछ आपको नहीं करना पड़ा। जहां पे खाली था, जहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं थे, कोई भी प्रेशर नहीं था, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर था, तो इस प्रेशर से गैस यहाँ पे अपने आप आने लगी, और इधर से गैस कहाँ पे आ गई, इधर भी आ गई, दोनों तरफ गैस के मॉलिक्यूल्स हो गए। तो ये जो प्रोसेस हुआ, ये कैसे हुआ, ये प्रोसेस है आपका स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो गया, कोई फोर्स वोर्स नहीं लगाया आपने, बस कनेक्ट कर दिया, गैस के मॉलिक्यूल्स जहां खाली कंटेनर था उसमें जाकर के धीरे धीरे फिलअप होने लगे, ठीक। लेकिन अगर इस प्रोसेस को रिवर्स करना चाहो, आप बोलो कि ये सिस्टम है, ये सिस्टम का ए पार्ट है और ये इसी सिस्टम की बी स्टेट है। अब अगर तुम ए से बी पे लाना चाहते हो, तुम बी से सिस्टम को ए स्टेट पे ले गए, तो ये प्रोसेस क्या था, अपने आप हो गया था, स्पॉन्टेनियस था। लेकिन अगर रिवर्स करना चाहोगे, अब बोलो तुम इसको खाली करना है तुमको और इस सारी गैस को इधर फिल करना है, तो कोई पंप पंप लगाना पड़ेगा, यहाँ सक्शन पंप, उससे खींचोगे इस गैस को, है ना, तो कोई फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। बी टू ए स्टेट जो आई थी वो क्या थी, अपने आप आ गई थी, लेकिन दूसरी वाली जो थी वो क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब रिवर्स प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस। क्लियर। अथर्व, अंशराज, क्लियर है, हो गया। थर्मोडायनामिक्स में मजा नहीं आ रहा बच्चों, जनता जनार्दन गायब हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा, हो गया। अब देखो एक और स्टेटमेंट है इसका, इसी लॉ का, ट्रांसफर ऑफ हीट, सेकेंड लॉ ही है, सेकेंड पॉइंट लिख दो, सेकेंड लॉ ही है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम colder body to hotter body is not possible. सेकेंड लॉ कहता है कि हॉट अगर कोई बॉडी है तो उससे कोल्ड की तरफ हीट ट्रांसफर अपने आप होगा, लेकिन अगर आप कोल्ड बॉडी से हीट किस तरफ ले जाना चाहते हो, हॉट की तरफ ले जाना चाहते हो, तो वो प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो इसका ये टेम्परेचर है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये दूसरी बॉडी है, इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट इधर से इधर तो जाएगी, इधर से इधर की तरफ तो होगा, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में सोचो आप कि हीट फ्लो हो जाए इधर से इधर,
तो ये प्रोसेस नहीं होगा, ये वाला प्रोसेस। हाँ, हायर टेम्परेचर कोई भी ले लो। ठीक है, बुक्स में लिखते हैं नीचे वाले प्रोसेस को रिक्वायर वर्क, यानी कि आपको कुछ काम करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा, तभी जा करके आप ये वाला प्रोसेस कर सकते हो। अपोजिट वाला, अपोजिट प्रोसेस अगर करना है, ये वाला करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे तब। नोट हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। हॉटर टू कोल्डर हो गया। इट इज इम्पॉसिबल, थर्ड स्टेटमेंट लिखो, इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to obtain work by cooling a body below its lowest temperature. It is impossible to obtain work by cooling a body below its lowest temperature. किसी बॉडी से अगर आपको वर्क कराना, वर्क निकालना है ना, वर्क के फॉर्म में एनर्जी निकालनी है, तो आपको बिलो टेम्प, उसका जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होगा, उससे अगर टेम्परेचर कम करोगे तो आप वहां से वर्क को फाइंड आउट नहीं कर सकते। इससे, इस प्रोसेस से हमको कोई वर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी इस पॉइंट को और एलिबरेट करेंगे जब जी पढ़ाएंगे, गिव्स फ्री एनर्जी, किस तरीके से वर्क हमको किसी प्रोसेस से मिलता है, कौन सा वर्क यूजफुल है, कौन सा वर्क नॉन यूजफुल है। 3 लिख लिए हमने। अब एंट्रोपी पढ़ाना है तो केवल सेंटेंस लिख लो, एंट्रोपी इसके बाद पढ़ाएंगे। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज always increasing। अभी एंट्रोपी बताया नहीं है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट, it is impossible to convert heat into equivalent work without compensation। कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हैं? अगर मान लो 50 जूल हीट है, ठीक है, उसको आपको वर्क में कन्वर्ट करना है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 50, कोई आप ऐसा इंजन बना लो जिससे 50 जूल हीट सीधे सीधे 50 जूल वर्क में कन्वर्ट हो जाए। कुछ ना कुछ जो हीट होगी वो या तो उस इंजन में एक पार्ट होता है सोर्स और एक पार्ट होता है सिंक। सोर्स वो पार्ट होता है, अभी कार्नोट इंजन पढ़ेंगे आप फिजिक्स में, सोर्स वो पार्ट होता है जहां पे हीट क्रिएट होती है, सिंक वो पार्ट होता है जहां पे हीट थोड़ी सी एब्जॉर्ब होती है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि आप जितना भी अमाउंट ऑफ हीट है, मान लो आपके पास 100 जूल हीट है,
आप इसको वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि 100 जूल हीट को सीधे सीधे आप 100 जूल वर्क में कन्वर्ट कर सको। कुछ ना कुछ वर्क जो होगा, कुछ ना कुछ हीट जो होगा, वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब जरूर होगा। जैसे अगर हम सिटी से बाहर निकलते हैं तो कौन सा टैक्स, टोल टैक्स लगता है ना, तो वहां पे अंकल जी लोग बैठे रहते हैं कि मतलब टोल टैक्स तो आपको देना ही है, उसको बिना दिए आप सिटी से बाहर नहीं जा सकते। उसी तरीके से अगर आप हीट को कन्वर्ट करना चाहते हो वर्क में, तो 100% कन्वर्जन कैन नॉट बी पॉसिबल। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हीट का लॉस होता ही है। क्लियर है बात इतनी? ये सारे स्टेटमेंट नोट हो गए सेकेंड लॉ के। इसी तरीके से अगर इंजन के टर्म्स में इसी सेकेंड लॉ की बात को बोला जाता है, तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि कोई भी ऐसा इंजन बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है जो हीट को 100% कन्वर्ट कर सके वर्क में। उसमें आप जितनी भी हीट यूज करो प्रोसेस में, वो सीधे सीधे पूरी की पूरी वर्क, उससे आप उतना वर्क ले लो निकाल लो, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके सिंक में कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ हीट लॉस होता ही है। अभी तक ऐसी कोई मशीन, ऐसा कोई इंजन बना ही नहीं। मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करते हैं हम लोग। जैसे कार्नोट इंजन की जब बात करेंगे, तो कार्नोट इंजन एक सिस्टम है, डिटेल आपकी होगी कहाँ पे, फिजिक्स में। कार्नोट इंजन एक सिस्टम है जिसमें सिस्टम कुछ इस तरीके से डेवलप होता है कि 4 प्रोसेस होते हैं, जिसमें 2 होते हैं आइसोथर्मल और 2 प्रोसेस होते हैं एडियाबेटिक। दो प्रोसेस होते हैं आइसोथर्मल, कार्नोट साइकिल बोलते हैं। 2 प्रोसेस होते हैं आइसोथर्मल, 2 प्रोसेस होते हैं एडियाबेटिक। 4 प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। 4 प्रोसेस इसमें होते हैं पूरी साइकिल में। कार्नोट की साइकिल में 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबेटिक। ठीक। और इस ये जो कार्नोट इंजन है, इसकी हम लोग निकालते हैं एफिशिएंसी, ईटा। जरूरत नहीं पड़ेगी, केमिस्ट्री में पूछा नहीं। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन अगर निकालना है आपको, ईटा, तो ईटा का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं T2 माइनस T1 बाई T2। T2 माइनस T1 बाई T2, या इसी का एक फॉर्मूला है Q2 माइनस Q1 बाई Q2। T1 T2 क्या है, Q1 Q2 क्या है, ये लिख लेते हैं यहाँ पे। Q2 है हीट एब्जॉर्ब, Q2 है हीट एब्जॉर्ब, Q1 है हीट लॉस्ट इन द सिंक, सिंक में जो हीट लॉस्ट होगी। T2 है जो सोर्स आपने लिया उसका टेम्परेचर, केल्विन में लेना है, और T1 है सिंक का टेम्परेचर। ये एफिशिएंसी जो हमने निकाली है, ये कभी भी 100% नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू कभी भी 1, ये एफिशिएंसी की वैल्यू कभी भी 1 नहीं आ सकती है। एफिशिएंसी 1 का मतलब क्या आ जाएगा, 100%। 100% नहीं।
ठीक है, सोर्स और सिंक के बारे में बता दें। इसमें इंजन की कंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी, वो मैं लेना नहीं चाह रही। देखो, कार्नोट जो इंजन है उसमें 4 प्रोसेस होंगे, 4 प्रोसेस कंटिन्यूअस होंगे। पहले एक आइसोथर्मल, फिर एक एडियाबेटिक, फिर तीसरा आइसोथर्मल, फिर चौथा एडियाबेटिक। इस तरीके के 4 प्रोसेस होंगे। चारों को अगर पीवी डायग्राम पे आप ग्राफ बनाओगे, उसका पीवी कर्व अगर बनाओगे तो एक साइकिल क्रिएट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्नोट साइकिल। कार्नोट इंजन की बेसिस पे बना है कार्नोट साइकिल। इस इंजन के थ्रू हम लोग हीट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, किसमें, वर्क में कर, जैसे स्टीम इंजन होता है, कोई भी इस तरीके के इंजन है, उसमें आप हीट को किसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हो, इस इंजन में वर्क में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। तो जब वर्क में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि कितनी हीट को आप कितने वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वहां पे जहां पे टेम्परेचर, जहां पे आप हीट दे रहे हो सिस्टम को, वो जो पार्ट होगा उसको बोलोगे सोर्स। जैसे मान लीजिए कि सपोज आपने ट्रेन में, कभी मूवीज में तो देखा ही होगा ऐसे, तो ट्रेन में जाके क्या, जो कोयले वाली ट्रेन हुआ करती थी उसमें कोयला डालते रहते हैं ना, लगातार फ्यूल डालते रहते हैं। तो जहां पे आप फ्यूल दे रहे हो, जहां पे आप हीट दे रहे हो, जहां हीट एब्जॉर्ब हो रही है, क्रिएट हो रही है, वो पार्ट हो जाएगा सोर्स। और जहां पे जा करके कुछ हीट लॉस हो रही है, फाइनली जहां वर्क बन रहा है उसके पहले कुछ हीट लॉस हो रही है, वो पार्ट जो होता है वो होता है सिंक, है ना। तो सिंक का टेम्परेचर T1 है, सोर्स का टेम्परेचर कितना लिया है, T2 लिया है। Q2 जो लिया है वो हीट एब्जॉर्ब्ड है, और Q1 हीट क्या लिया है, जितनी लॉस होगी सिंक में, हीट लॉस्ट। ठीक, फॉर्मूला सीधे सीधे याद रखना है एफिशिएंसी का, T2 माइनस T1 बाई T2 या Q2 माइनस Q1 बाई Q2। दूसरा फॉर्मेट भी हो सकता है, कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, T2 से अगर डिवाइड कर दोगे तो पहली वैल्यू 1 बन जाएगी, 1 माइनस T1 बाई T2 बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है 1 माइनस Q1 बाई Q2, दोनों फॉर्मेट फॉर्मूला के। ठीक है, इससे ज्यादा आपको जानना नहीं है। ठीक, अगर इसमें T1 टेम्परेचर को 0 डिग्री केल्विन कर दो मान लो, तो क्या होगा, T1 को अगर 0 डिग्री कर दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 बाई T2 आ जाएगी, तो 1 आ जाएगी। जो कि T1 का टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन तक मेंटेन करना, ये सिंक का टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन बनाना, ये अपने आप में 0 डिग्री केल्विन जो टेम्परेचर है वो क्या है, अपने आप में इम्पॉसिबल है, क्योंकि 0 डिग्री केल्विन का मतलब होता है -273, है ना। तो इतना टेम्परेचर अगर आपको लेना है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, वो मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। इसलिए इंजन की एफिशिएंसी कभी भी 1 नहीं हो सकती। एफिशिएंसी 1 का मतलब 100% काम कर रहा है, जितना हीट दे रहे हो उतना वर्क में कन्वर्ट हो। ठीक, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही कहता। क्लियर है बात। कार्नोट में इससे ज्यादा हम नहीं बताएंगे। फिजिक्स में सवाल आते हैं तो आप फिजिक्स में करेंगे भर भर के सवाल। हाँ, एफिशिएंसी की वैल्यू कहाँ 100 हो नहीं रही है, और इंफिनिटी कहाँ ले, अरे मैथमेटिकल टर्म, मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी अलग है, चीजों को प्रूफ किया जाता है मैथमेटिकली, लेकिन मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी अलग है और प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एंट्रोपी पे आ जाते हैं, जो आज का हमारी क्लास का प्राइम टॉपिक है। एंट्रोपी हेडिंग डाल लीजिए। बहुत ही सुंदर टॉपिक है। इसी हैं, 2 4 हैं लेकिन इजी। तो क्या खत्म हो गया, फर्स्ट लॉ खत्म हो गया था ना। एंट्रोपी देखो होता क्या है, समझो, पहले पहले समझ लो, लिखो मत, जितना मैं लिखूंगी मुझे लिखने दो। रैंडमनेस ऑफ सिस्टम,
एंट्रोपी क्या है? रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, या बोल सकते हो डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम। क्या मतलब है? देखो, जैसे मान लो अपनी क्लास में जैसे अभी मैंने सबको डांट के बैठाया, बादल इधर बैठिए, परी आप इधर बैठिए, आप इधर नहीं जाएंगे, आप उधर नहीं जाएंगे, एक फिक्स पोजीशन थोड़ी सी कर दी ना आप लोगों की, तो आप थोड़ा सा ऑर्डर्ड वे में बैठे हुए हो, ठीक। अभी अगर मैं इस क्लास के बाहर चली जाऊं तो क्या होगा? कोई इधर होगा, कोई उधर होगा, कोई पानी पी रहा होगा, कोई वॉशरूम गया होगा, कोई कुछ बातें कर रहा होगा, तो क्या होगा? एकदम कुछ ऑर्डर्ड नहीं होगा, सारा डिसऑर्डर मामला हो जाएगा। यानी कि डिसऑर्डरनेस क्या होगी? क्लास की एकदम से बढ़ जाएगी। जैसे जैसे डिसऑर्डरनेस बढ़ता है वैसे वैसे हम बोलते हैं कि एंट्रोपी बढ़ रही है सिस्टम की। और जितना अरेंजमेंट सिस्टमैटिक होगा उसको हम क्या बोलते हैं? कि डिसऑर्डरनेस कम है, रैंडमनेस कम है, सब कुछ सिस्टमैटिक है, तो बोलेंगे कि एंट्रोपी कम है सिस्टम की, ठीक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया सॉलिड का एग्जांपल, लिक्विड का एग्जांपल, और एक आपने ले लिया गैसियस सिस्टम। तीन सिस्टम आपने, एक सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, तीसरा क्या है? अब सॉलिड में हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल फिक्स अरेंजमेंट होता है अच्छे तरीके से। अगर मूवमेंट वगैरह भी करना है तो कोई ट्रांसलेटरी रोटेटरी वगैरह नहीं करेंगे, अपनी जगह पे बैठे बैठे वाइब्रेटरी वाइब्रेटरी थोड़ा बहुत कर लेंगे, है ना। तो फिक्स अरेंजमेंट है तरीके से, ऑर्डर्ड वे में मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं, आयंस हैं, जो भी हैं सॉलिड के, वो आपस में ऑर्डर्ड वे में अरेंज है। लिक्विड में क्या होता है? थोड़े से दूर होते हैं तो एक दूसरे पे कंट्रोल थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा मूवमेंट तो होता ही है ना। और यहाँ पे क्या हो गया? गैस में तो भैया किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं, कोई कहीं उड़ा जा रहा है, कोई कहीं उड़ा जा रहा है ना। मॉलिक्यूल को कोई मतलब नहीं है ना। जैसे क्या बोलते हैं कि गार्जियन अगर बोल दे कि मतलब जैसे एक बच्चा वो है जो घर पे रह रहा है मम्मी पापा के साथ, एक बच्चा वो है जो उसी सिटी में कहीं हॉस्टल में रह रहा है, और एक बच्चा वो है जो यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर कहीं हॉस्टल में रह रहा है। तो अगर मेंटली वो बहुत स्ट्रांग नहीं है या बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है अपने पेरेंट्स से, बहुत सिंक्रोनाइज नहीं है, तो क्या होगा? जो पास में होगा वो तो थोड़ा ऑर्डर्ड वे में रहेगा, जो थोड़ा सा हॉस्टल गया उसकी रेंडमनेस क्या होगी? थोड़ी सी बढ़ेगी। और जो 1500 किलोमीटर दूर चला गया वो तो मतलब ही नहीं है ना। दूसरे शहर में हम क्या कर रहे हैं मम्मी पापा को क्या ही पता है, आराम से मस्त है, ठीक। तो ये गैसियस सिस्टम है, एक दूसरे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कहीं मूव कर रहा है, कोई कहीं मूव कर रहा है, रैंडमली मूवमेंट हो रहा है। लिक्विड में थोड़ा सा कंट्रोल वे में सिस्टम है, और सॉलिड में अरेंजमेंट कैसा है? बहुत ही ऑर्डर्ड है। तो इसका मतलब अगर एंट्रोपी की बात करोगे तो एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं। सबसे ज्यादा अगर एंट्रोपी बोलोगे तो किसकी हो जाएगी? रैंडमनेस सबसे ज्यादा किसमें है? गैस में। डिसऑर्डरनेस जिस सिस्टम में ज्यादा होगी उसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो सॉलिड की सबसे कम हो गई एंट्रोपी, लिक्विड की उससे ज्यादा, और गैस की उससे भी ज्यादा। इतना नोट कर लो, फिर और एग्जांपल बताएं एंट्रोपी के। मोटी मोटी बात कुछ समझ में आई? परी नोट करो, डन। साक्षी बहुत शैतान है, पता नहीं। मैं बार बार आप लोग को बोलती हूँ कि आप लोग साथ में पढ़िए लेकिन स्मार्ट भी बनिए। स्मार्ट बनने का मतलब क्या है? कब बगल वाले से आगे निकल जाइए, बगल वाले को पता ना चले। समझ गए परी? दोस्ती अपनी जगह है। हाँ, आगे निकलना इम्पोर्टेंट। हेल्दी कंपटीशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए हम फ्रेंड को धक्का दे के आगे निकले, है ना।
आपको बताया था ना, हमारा एक क्लासमेट था, वो ऐसे ही करता था, वो ऐसे ही बोलता था, जिस दिन एग्जाम होता था उस दिन बोलता था। हमारे साथ एक, नाम तो नहीं लेंगे, वीडियो चल रहा है, हमारे साथ एक क्लासमेट थी हमारी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, प्रेजेंटली वो डॉक्टर है, तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट और बनी है, पेशेंस बहुत कम था उसमें, बहुत पढ़ने में अच्छी भी थी। तो कंपटीशन हम लोगों में रहता था कौन फर्स्ट आएगा, उस समय तो क्लास वगैरह में फर्स्ट आना वही बड़ी बात होती थी, कौन आएगा फर्स्ट। तो जिस दिन एग्जाम होता था वो सुबह से ही मनाने लगता था, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, आज वो गिर जाए, आज वो पेपर ना दे पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, हेल्दी कंपटीशन। ठीक है, ये पॉइंट नोट हो गया, सब लोग नोट कर लिए। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं एंट्रोपी का, या पॉइंट लिख लो। इट इज डिनोटेड बाय एस, किससे डिनोट करते हैं इसको, एस से डिनोट करते हैं। इट इज स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन सब लोग समझते ही हैं, इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। स्टेट फंक्शन it is extensive property जैसे एंथैल्पी का कैलकुलेशन, जैसे इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन, एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेशन डिफिकल्ट था, वैसे किसी सिस्टम की एंट्रोपी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है। हम हमेशा क्या निकालते हैं, डेल्टा एस निकालते हैं, चेंज निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कैन नॉट कैलकुलेटेड, हम क्या निकालते हैं, वी कैलकुलेट डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। इस फॉर्मूला में तो किसी को कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, बोले बच्चों, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। अगर कोई रिएक्शन ले लेते हैं तो एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट कर देंगे, प्रोडक्ट की सबकी एंट्रोपी माइनस सारे रिएक्टेंट की एंट्रोपी कर दो। हो गया, कितने पॉइंट हो गए। अब एग्जांपल लेते हैं। अब आपसे एक जो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं इसमें वो ये पूछते हैं कि कोई भी एग्जांपल दे देंगे, कोई इक्वेशन दे देंगे, कोई सिस्टम दे देंगे, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस का दे दिया, बहुत पुराना एग्जांपल है, पहला एग्जांपल हर टीचर जो समझाता है वो यही समझाता है, तो अब नहीं पूछते, बहुत पहले पूछते थे। तो इस तरीके के एग्जांपल देते हैं और पूछते हैं कि एंट्रोपी बढ़ेगी या एंट्रोपी कम होगी सिस्टम की, डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव होगा या डेल्टा एस का साइन नेगेटिव होगा। तो आपको पता है डेल्टा एस क्या है, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल है ना। अगर फाइनल की वैल्यू ज्यादा है तो डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव। ये बात सबको क्लियर है। अगर फाइनल की वैल्यू छोटी है तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एस नेगेटिव। अब देखते हैं किस केस में नेगेटिव आता है, किस केस में पॉजिटिव। कुछ फैक्टर्स एक लाइन से, थोड़ा सा कुछ डिपेंडेंसी है, कुछ फैक्टर्स है उनको एक लाइन से नोट करेंगे, एक ही लाइन में करवा रहे हैं, लैंग्वेज नहीं लिखवा रहे हैं, लैंग्वेज की जरूरत नहीं। ठीक, एंट्रोपी जो होती है वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी
क्योंकि सिस्टम में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इधर उधर भागेंगे, तो रैंडमनेस क्या होगी, बढ़ेगी। गैस को गर्म कर दिया, गैस के मॉलिक्यूल और तेज भागने लगे। ठीक, सॉलिड को गर्म कर दिया, सॉलिड मेल्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और तेज भागने लगे। तो एंट्रोपी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंट्रोपी प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, रैंडमनेस कम होती है ना, तो अपोजिट चलेगा प्रेशर से। तीसरी चीज है आपकी डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है अगर कोई चीज किसी में डिसॉल्व हो रही है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है अगर आयनिक कंपाउंड है तो वो आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, तो डिसोल्यूशन अगर होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, जहां पे भी नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे वहां पे एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। कोई चीज जैसे हमने बोला शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो आप बोलो एंट्रोपी शुगर की बढ़ेगी, सिस्टम की, शुगर के सिस्टम की, तो बोलेंगे हाँ बढ़ेगी, डिसॉल्व हो रही है चीज तो बढ़ेगी। डिसोल्यूशन हो गया। केमिकल डिकम्पोजिशन, कोई चीज टूट रही है, डिकम्पोज हो रही है। मान लो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल था, उसको डिकम्पोज करके 4 छोटे छोटे मॉलिक्यूल बना दिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए ना, तो एंट्रोपी को क्या होना है, बढ़ना है। ये बात समझ आ रही है सबको? फिर लिख लो इंटरमिक्सिंग, दो चीजें मिक्स हो रही हैं। फिर लिख लो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं किसी रिएक्शन में। पॉइंट को अलग 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 बुक्स अलग अलग तरीके से दे देती है ना। इतने पॉइंट क्लियर है? अब एग्जांपल करेंगे कहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कहाँ पे नेगेटिव। करें? जैसे एक बहुत ही पुराना एग्जांपल है CaCO3, नीट का फेवरेट है, जेई में भी पूछ लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड, ये जब डिकम्पोज होता है तो सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और गैसियस CO2 बनाता है। ठीक है, अब अगर इस केस में देखो तो रिएक्टेंट में क्या था, केवल सॉलिड था, और प्रोडक्ट में क्या बन गया, सॉलिड के साथ साथ एक गैस भी बन गई ना, तो गैस प्रोड्यूस हो गई। इसका मतलब फाइनल में प्रोडक्ट जो होता वही फाइनल है, फाइनल में गैस बन गया, यानी फाइनल की एंट्रोपी बढ़ गई। इसका मतलब एस फाइनल ज्यादा है एस इनिशियल से, तो क्या सोचते हो आप, डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। फाइनल की वैल्यू 10 है, इनिशियल की वैल्यू 5 है, तो 10 माइनस 5 वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। तो एंट्रोपी क्या हो रही है, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आ गया, मतलब प्रोसेस में एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज। क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा, एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है, या डेल्टा एस का साइन पूछेगा, नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो बढ़ेगी तो पॉजिटिव, अगर एंट्रोपी कम हो रही है तो नेगेटिव। सबको पॉइंट क्लियर है? बोलो बच्चों। चलो एक और एग्जांपल करें। अब 4-6 लिखते हैं एक साथ। ये क्या हो रहा, Ni+4CO gives NiCO whole 4। ये सॉलिड है, ये गैस है। अपने आप सोचो और बताओ, डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, बढ़ रही है या घट रही? बताओ।
बोलिए। हाँ पॉजिटिव आएगा। जो लोग नेगेटिव आंसर दे रहे हैं वो अपने आंसर की पुष्टि करें, बताएं। तो दोनों में गैस है ना। अच्छा, उस तरीके से सोच रहे हो। सॉलिड को छोड़ ही दो, सॉलिड की एंट्रोपी कुछ होती नहीं है, सॉलिड को कैंसिल आउट ही कर दो। मैंने अभी समझाया ना, सॉलिड के फैक्टर को छोड़ ही दो, गैस गैस से कंपेयर करो। सॉलिड की कोई एंट्रोपी होती नहीं है, रैंडमनेस होती नहीं है, बहुत कम। हाँ, अब बोलो। अब पॉजिटिव आएगा। देखो, अभी यहाँ पे एक पॉइंट बताया था ना आपको, नंबर ऑफ मोल्स, इस पे भी ध्यान देना है। देखो ध्यान से देखो, सॉलिड की कोई एंट्रोपी नहीं होगी, कुछ खास एंट्रोपी की वैल्यू होगी नहीं, तो इसको भूल ही जाते हैं। ठीक, इधर देखो 4 गैसियस मोल्स हैं और इधर कितने गैसियस मोल्स हैं, सबको कंबाइन करके एक ही बड़ा बन रहा है, लेकिन एक ही गैस मोल्स बन रहा है। तो यहाँ पे कितने गैसियस मोल्स हैं, तो गैस मोल्स की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स की संख्या तो कम हो रही है, तो रैंडमनेस क्या होगी, कम होगी। छोटे छोटे निकल एक था, 4 ये थे, 5 एंटाइटी मिलकर के एक बड़ी एंटाइटी बना ली। ठीक है, तो क्या बन गई, छोटी छोटी चीजों से मिलकर एक बड़ी बल्कि चीज बन गई, भारी चीज बन गई। तो भारी चीज कहाँ भागेगी, कहीं नहीं भागेगी। ठीक है, तो पहले केस में 4, यहाँ पे रिएक्टेंट में 4 गैसियस मोल्स से प्रोडक्ट में कितने मोल्स हो गए, 1 हो गए। तो यहाँ एंट्रोपी ज्यादा है, पहले एंट्रोपी ज्यादा थी, यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि फाइनल वाला क्या है, छोटा है, इनिशियल वाला बड़ा है। और एस फाइनल माइनस एस इनिशियल करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव आएगी ना, फाइनल छोटा हो गया तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। क्लियर है। यस और देखें एग्जांपल, पॉइंट क्लियर है। कोई आया हुआ बताया जाए। हाँ, जेई में आया हुआ ही बताएंगे भाई। चलो इसमें बताओ, सबके सब गैस है। हाँ, गैसियस मोल्स देख लो, यहाँ पे कितने मोल्स हैं, गैस के 2 मोल्स हैं, आराम से कंपैरिजन हो सकता है। यहाँ पे गैस के कितने मोल हैं, यहाँ पे कितने होंगे, तो इधर टोटल 3 मोल्स हैं और इधर कितने हैं, 2। 3 से 2 मतलब कम हो रही है एंट्रोपी, मोल्स कम हो रहे हैं तो एंट्रोपी कम, तो डेल्टा एस क्या आएगा। कोई प्रॉब्लम। चलो भैया, और किया जाए। हम्म, और कोई फैक्टर देखना पड़ेगा। बराबर आ जाएगा तो और कोई फैक्टर देखना पड़ेगा ना, फिर तो कैसे, फिर एक्सपेरिमेंट की कोई चीज दो, हमें तो जितना बेसिक मालूम है उस पे ही चल पाएंगे ना। दुनिया क्या होगी फिर,
लुट जाएगी। कूलिंग ऑफ N2 गैस, लिखिए ये लिखा हुआ सेंटेंस, कूलिंग ऑफ N2 गैस फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू -50 डिग्री सेंटीग्रेड। कूल कर रहे हैं नाइट्रोजन गैस को, 20 डिग्री सेंटीग्रेड की गैस थी, अब उसको कितना टेम्परेचर कर दिया, -50। हम नेगेटिव हो जाएगी। टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो जमेगी चीज, सॉलिडिफाई की तरफ जाएगी या लिक्विफाई होगी, जो भी होगा, है ना। मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, टेम्परेचर डाउन कर रहे हो तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, तो एंट्रोपी भी क्या होगी, डाउन होगी। और एंट्रोपी डाउन होगी तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, निकिता क्लियर है बात, डिक्रीजिंग हो रही है ना, एस डाउन हो। अब ऐसे केसेस कर लेंगे। जैसे इन्होंने दे रखा है एक एग्जांपल जो आप कह रहे थे, N2 प्लस O2, इससे बन रहा है 2N, गैस बन रही है ये, 2 मोल्स इधर भी है, 2 मोल्स इधर भी है, लेफ्ट राइट दोनों में। अब यहाँ पे प्रेडिक्ट करना क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। डेल्टा एस का साइन प्रेडिक्शन क्या है, डिफिकल्ट। और कुछ दो, अब ऐसा नहीं बोलेंगे इम्पॉसिबल है, कुछ और डेटा एक्सपेरिमेंट फलाना ढिमका दीजिए तो मामला बन पाएगा। ठीक। थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ में एक लाइन हमने लिखी थी कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, यानी अगर पूरे आप यूनिवर्स का डेल्टा एस लोगे तो वो क्या आएगा, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, है ना। तो एक टर्म हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, एक लाइन आप लिख सकते हो ऐसे, डेल्टा एस टोटल लिखोगे अगर, तो वो होता है डेल्टा एस सिस्टम का प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अगर टोटल डेल्टा एस निकालना है तो डेल्टा एस लिखा जाता है किसका, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। और ये जो टोटल है ये हमेशा, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है मतलब 0 से ज्यादा होगी, ये टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है ना, ये टोटल जो है ये किसका है, यूनिवर्स का हो गया ना। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होगी, 0 से ज्यादा, मतलब पॉजिटिव, ऑलवेज इंक्रीजिंग। कोई दिक्कत, ये वाला समझ में आया। देखो एंट्रोपी चेंज अगर सिस्टम के लिए लेते हैं, सराउंडिंग के लिए लेते हैं, दोनों के लिए अगर एंट्रोपी चेंज निकालते हो, दोनों को अगर एड अप कर दोगे तो पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज आ जाता है। यानी यूनिवर्स का अगर किसी टाइम पे आप एंट्रोपी चेंज निकालना चाहते हो, उसकी एंट्रोपी कितनी बढ़ रही है या कितनी घट रही है, तो इस चीज से आप निकाल सकते हो। अब अगर हम बोले कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने बोला कि एंट्रोपी जो है वो यूनिवर्स की हमेशा क्या हो रही है, इंक्रीजिंग रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है, कुछ ना कुछ टूटता फूटता रहता है यूनिवर्स में, एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज करती रहती है। तो इसका मतलब डेल्टा एस ये जो टोटल है वो क्या वैल्यू होगी, पॉजिटिव। उस लाइन को बस एक फॉर्मेट में लिखा है हमने, और कुछ खास बात इसमें नहीं है।
ठीक। अब लिख लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे, अगर प्रोसेस है रिवर्सिबल, प्रोसेस कैसा है, तो एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं, ds इज इक्वल टू लिखते हैं डी क्यू रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होगा वो ले लिया जाएगा, जो हीट सप्लाइड होगी वो ले ली जाएगी, ds और dq ये सब छोटे चेंजेस के लिए लेते हैं ना, अगर वैल्यू ठीक ठाक है तो मामला क्या बन सकता है, डेल्टा लिख सकते हैं, ये बन सकता है फॉर्मूला। एंट्रोपी चेंज की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो वो लेते हैं यूनिट वो होती है जूल पर केल्विन, डेल्टा एस की अगर यूनिट की बात करनी है तो यूनिट क्या ले लोगे, जूल पर केल्विन। ठीक है। अब ये जो एंट्रोपी चेंज है ये हम लोग फेज चेंज के लिए भी निकालते हैं, मतलब मान लो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब मेल्टिंग हो रही है या वेपराइजेशन हो रहा है, या एक कौन सा प्रोसेस होता है सब्लिमेशन, तो मेल्टिंग होता है तो नीचे टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, अगर आपका वेपराइजेशन हो रहा है तो कौन सा टेम्परेचर आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा नीचे, है ना। सब्लिमेशन हो रहा है तो किस टेम्परेचर पे सब्लिमेशन हो रहा है वो टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, जितना हीट का अमाउंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी चेंज, उस प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज ले लेते हैं। क्यू रिवर्सिबल की जगह वर्ड यूज कर देंगे डेल्टा एच, क्या यूज कर देंगे वहां पे, डेल्टा एच। अगर वेपराइजेशन है तो वेपराइजेशन की एंथैल्पी कितनी है, डेल्टा एच वी ए पी लिखते हैं। इस तरीके से 3 फॉर्मूला इसके हैं, कभी कभी छोटू मोटू सवाल देते हैं, ज्यादा तो नहीं, 3 फॉर्मूला है लिख लीजिए फेज चेंज के लिए। सबसे पहला कौन सा है, फ्यूजन, पहला प्रोसेस कौन सा है, फ्यूजन। अगर फ्यूजन के लिए लगाना है एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला तो डेल्टा एस फ्यूजन आता है, डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, और ये कौन सा टेम्परेचर होगा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा ना। दूसरा कौन सा प्रोसेस है, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन में क्या लगाएंगे, डेल्टा एस वेपराइजेशन लिखते हैं वीएपी, यहाँ पे एंथैल्पी चेंज क्वेश्चन में गिवन होगा, एंथैल्पी चेंज इन वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर आएगा, बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। फिर तीसरा कंडीशन कौन सा हो सकता है, सब्लिमेशन हो सकता है ना, तो वहां पे लिखोगे डेल्टा एस फॉर सब्लिमेशन, यहाँ पे डेल्टा एच सब्लिमेशन का क्वेश्चन में गिवन होगा, टी सब्लिमेशन जिस टेम्परेचर पे सब्लिमेशन प्रोसेस हो रहा है। सब्लिमेशन सब लोग जानते हैं ना, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट ना हो। सवाल करेंगे, एक सवाल कर लीजिए छोटू सा, कैलकुलेट, नोट हो गए फॉर्मूला तीनों,
ऑनलाइन क्या हो गया मेधांश? आज बादल शांत है। अगली क्लास में मेधांश को आगे बैठाऊंगी। क्वेश्चन बोलूं? होगी क्वेश्चन बोला जाए। कैलकुलेट entropy change in melting of entropy change in melting of 1 kg in melting of 1 kg of ice at 0 degree centigrade in SI unit। SI यूनिट में देना है ना, तो जूल वूल में देना होगा। Heat of fusion of ice is 80 calorie। Heat of fusion of ice is 80 calorie पर ग्राम दे रखा है। एट्टी कैलोरी पर ग्राम दे रखा है। तो क्या आपको करना है, ये दे रखा है डेल्टा एच फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब 1 ग्राम अगर आइस को कन्वर्ट करना है किसमें, 1 ग्राम आइस अगर कन्वर्ट करना, मेल्ट करनी है, तो कितनी हीट लगेगी, 80 कैलोरी। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर ले। कैसे? तो केल्विन में नहीं रखोगे, मुंह तोड़ू में। केल्विन में रखोगे ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ी रख दोगे। कैपिटल टी लिख रहे हैं ना, ये सब बार बार 273 बोल के कंफर्म क्यों करा रहे हैं, मालूम नहीं है? हाँ तो फिर करो। करने की कोशिश करें सब लोग। आपको जो हीट दिया है वो 1 ग्राम के लिए दिया है, और आपको कितना कितने के लिए लेना है, 1000 ग्राम के लिए लेना है ना, तो निकाल लीजिएगा कितनी हीट लगेगी। ये तो 1 ग्राम के लिए हीट दी है, 1 किलोग्राम के लिए हीट निकाल लीजिएगा कितनी लगेगी, वही हीट रखेंगे आप ऊपर। और फिर उसको जूल में कन्वर्ट करना। 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। लिख लो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। जूल में भी कन्वर्ट करना है। ऐसा ही लिख दिया ना सीधे सीधे, सुन नहीं पा रहे बच्चे, ये मैं चिल्ला क्यों नहीं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। जल्दी से कर दो, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है। आंसर फाइनल भले मत बताओ, बोल दो क्या आएगा। ऑनलाइन आवाज आ रही है बच्चे? यस कर रहे हैं? कैलकुलेशन बतानी है कि नहीं, बस ऐसे बता दो, आप फाइनल फाइनल ना बताओ। हम 80 into 1000 अब सबका आ गया। करें? हीट कितनी निकल आई टोटल,
80 कैलोरी थी ना पर ग्राम, तो इसको पहले कन्वर्ट किया किसमें, जूल में कन्वर्ट कर लिया। ये तो 1 ग्राम के लिए है। अब कितने के लिए निकालना है आपको, हीट निकालनी है फॉर 1 kg, क्योंकि आइस हमने कितनी ले ली है, 1 kg ले ली है। इसका मतलब कितने ग्राम हो गई, 1000 ग्राम हो गई। 1 ग्राम के लिए इतना था, तो 1000 के लिए कितना हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ गया हीट, डेल्टा एच आ गया जो हमें ऊपर यूज करना है, और आपको डेल्टा एस निकालना है। तो हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, यही तो करना था। कोई दिक्कत, 273 टेम्परेचर ले लेंगे तो जूल पर केल्विन में आंसर आ जाएगा। एसआई में बोला है, जूल भी एसआई यूनिट है, केल्विन भी एसआई। हाँ 1230 आ रहा है यहाँ पे आंसर, अप्रोक्स नहीं, यहाँ पर 1230 आ रहा है। ठीक है, कर लेंगे। पक्का, सबका हो गया। मान लो सपोज आपको कोई केमिकल रिएक्शन लिखा है ना, और उसमें आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है। मान लीजिए ये रिएक्शन है ए प्लस बी गिव सी। ये ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये मोल्स हैं, है ना, जिनको हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी बोलते हैं ना, अगर बैलेंस रिएक्शन है तो। ठीक है, और सबकी ए की एंट्रोपी है, एंट्रोपी ऑफ ए है एस ए, एंट्रोपी ऑफ बी है एस बी, एंट्रोपी ऑफ सी है एस सी, एंट्रोपी ऑफ डी मान लो है एस डी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अगर एंट्रोपी सबकी वैल्यू दे रखी है तो डेल्टा एस कैसे निकालते हैं, डेल्टा एस निकालते हैं टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, सिग्मा जानते हैं ना, टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। यहां तक बात क्लियर है। अब टोटल निकालते समय जितने मोल्स होंगे वो भी लगाएंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू दे रखी होगी ना, ये मोल जूल पर, ये 1 मोल के लिए दी हुई होगी। कितने के लिए दी होगी, 1 मोल के लिए दी होगी, तो जितने मोल्स होंगे वो भी हमें लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब अगर प्रोडक्ट की बात करो तो सी और डी प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब इसके सी मोल्स है मल्टीप्लाइड बाय एंट्रोपी ऑफ एससी बोल दिया, सी की एंट्रोपी प्लस प्रोडक्ट की जोड़ेंगे D मल्टीप्लाइड बाय एंट्रोपी ऑफ D, इन दोनों को जोड़ दिया तो प्रोडक्ट की हो गई। फिर ऐसे ही रिएक्टेंट की कर लेंगे। कोई समस्या, कोई रिएक्शन दिया होगा, ऐसे वैल्यूज दी होंगी तो हमको वैल्यू रख करके ऐसे करना पड़ेगा। क्या दिक्कत है, अब कर लेंगे ऐसा। सवाल पूछेंगे नहीं तो फिर इसका एग्जाम्पल नहीं करवा रहे हैं, है ना, आएगा तो सीधा सीधा आएगा। मोल्स को मल्टीप्लाई करना है और सबकी एंट्रोपी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब कुछ डेरिवेशन है जो डेरिवेशन में नहीं करा रही हूँ, क्या करा रही हूँ, सीधे आपको फॉर्मूला, कोई जरूरत नहीं डेरिवेशन की। जब उसके नहीं कराए तो इसके तो एंट्रोपी की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल बहुत तेजी में आते हैं तो नोट करेंगे। फॉर्मूला
फॉर एंट्रोपी चेंज। अब सीपीसीवी निकालना बता चुके हैं आपको, यहाँ पे सीपीसीवी की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर की जरूरत पड़ सकती है, सीपीसीवी क्वेश्चन में दे देंगे, है ना। इसकी जरूरत पड़ेगी। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला लिखो। डेल्टा एस का फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला एनसीवी, एनसीवी एलएन, एलएन सब लोग जानते हैं, T2 बाई T1 नेचुरल लॉग प्लस NR, NR ln V2 बाई V1, NR ln V2 बाई V1। एक डेल्टा एस का फॉर्मूला ये है। अगर आपको क्वेश्चन में डेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया हुआ है तो ये सीवी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। अगर दूसरा फॉर्मूला है, अगर प्रेशर कांस्टेंट दे देंगे तो आप लगाओगे यहाँ पे एनसीपी ln T2 बाई T1, यहाँ पे आता है माइनस NR ln P2 बाई P1, लिख लो। जब यहाँ पे CV लिया है तो यहाँ पे V2 बाई V1 है, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला में। जब यहाँ पे CP लिया है तो यहाँ पे क्या है, P2 बाई P1। दोनों के फॉर्मूला में बाकी वैसे चीजें सब कुछ सेम है, यहाँ पे क्या आ गया है, माइनस आ गया। एक फॉर्मूला ये है, ठीक। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से बाकी सारे फॉर्मूला आपके निकलेंगे। निकाला जाए, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अब लिखिए आइसोथर्मल प्रोसेस, इसी में डाल दीजिए ए। फॉर्मूला कैसे निकाल रहे हैं देखते जाइए। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल के लिए आपको पता है टेम्परेचर इक्वल होगा, T1 T2 की कोई बात नहीं होगी, दोनों टेम्परेचर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो T1 इज इक्वल टू T2 होगा। अगर T1 इज इक्वल टू T2 है तो T1 बाई T2 1 आ जाएगा। ln1 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो वैल्यू क्या आने वाली है फिर इसके लिए, डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोई दिक्कत, लिख लो जल्दी से। अगर दूसरा फॉर्मूला लगा दें तो दूसरे में भी ये T2 बाई T1 ये 1 हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू 0 होगा, ये पूरा ये 0 होगा, तो माइनस NR ln P2 बाई P1 कर सकते हैं। तो ये वैल्यू भी आ सकती है। आइसोबारिक के लिए ऊपर नीचे में से कौन सा वाला लगाना है? हाँ अभी बता रहे। ये पहला आइसोथर्मल था, नोट कर लिए दोनों में ध्यान, दोनों फॉर्मूला नोट होगा, समझ आ गए, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी आपको। आइसोथर्मल का कर लिया, बी करिए इसमें, आइसो बारीक कर लेते हैं। आइसो बारीक पूछ रहे थे ना अभी आप, अगर प्रोसेस आइसो बारीक हो जाएगा तो कौन सा टर्म 0 बनेगा, ये वाला बन जाएगा, P2 बाई P1 वाला टर्म 0 बन जाएगा। ये पूरा टर्म अगर 0 हो गया तो NCP ln T2 बाई T1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। NCP डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ गई, T2 बाई T1 आ गई। अगर प्रेशर क्या है, सेम है, प्रोसेस हो गया आइसोबारिक। आइसोकोरिक कर दें,
आइसोकोरिक में कौन सा ले लेंगे? प्रेशर कांस्टेंट है तो सीवी वाला फॉर्मूला लेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सीवी वाला फॉर्मूला लेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला लोगे, ये वाला टर्म इक्वल हो गया V1 इज इक्वल टू V2, तो ये 1 आ गया, ये पूरा टर्म 0, तो ये बन जाएगा अपना फॉर्मूला। तो यानी आइसोकोरिक लेना है तो NCB ln T2 बाई NCB ln T2 बाई T1, ठीक। माँ मेरे से थोड़े अजीब लगे। हाँ बोलो बोलो। और हम जैसे आपने जो पीछे दो फॉर्मूले लिखवा रखे हैं ना, हाँ तो जैसे अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे तो फिर एक टर्म हट जाएगा ऊपर वाले से। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर लेंगे तो नीचे वाले में से एक टर्म हट जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा, और बिना कांस्टेंट वॉल्यूम बिना कांस्टेंट प्रेशर के काम भी नहीं करेगा। कोई ऐसा नहीं है जिसमें दोनों टर्म रहेंगे। दोनों अगर चेंजिंग होंगे तो दोनों रह जाएंगे। दोनों अगर चेंजिंग होंगे तो दोनों रह जाएंगे। ऐसे प्रोसेस कंसीडर कम होते हैं, कंसीडर नहीं मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स सवाल बन जाते हैं इसलिए बनाते नहीं है। कंसीडर क्यों नहीं होते? एडियाबेटिक में क्यू को 0 करोगे, क्यों यहाँ पे है नहीं, है ना। चलो अगला बोलो बोलो बोलो। अब जैसे कई कभी दोनों यूज कर सकते हैं ना, ऐसे भी लोग कहीं पे एक गलत हो जाएगा, वो कन्वीनियंस हिसाब से एक चीज। नहीं नहीं नहीं, एक गलत क्यों हो जाएगा? अगर क्वेश्चन में कंडीशन दिख रही कांस्टेंट प्रेशर तो सीपी वाला लगाओ, अगर क्वेश्चन में कंडीशन दिख रही है कांस्टेंट वॉल्यूम तो सीवी वाला लगाओ, है ना। ठीक है, ये जो पहला फॉर्मूला ये क्या है? जनरलाइज फॉर्मूला डेल्टा एस। बी हो गया सी हो गया डी लिख लो। डी लिखो, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस लोगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस में आप सीधे सीधे इससे डेराइव कर लो कि डेल्टा एस जो निकालते थे वो क्यू से निकालते थे, क्यू बाई टी से। एडियाबेटिक हो गया तो क्यू क्या हो गया? 0, तो डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा? 0। बोलो भैया। कोई दिक्कत? ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जहां पे एंट्रोपी चेंज क्या आ गया? 0 आ गया। ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे। एंट्रोपी चेंज नहीं हो रहा है मतलब एंट्रोपी पहले की एंट्रोपी बाद की एंट्रोपी सेम है, तो इसको बोलते हैं आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। जैसे आइसोकोरिक आइसोबारिक था ना, वैसे ये कौन सा प्रोसेस बोल दिया जाएगा? आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। कोई समस्या हो तो बोले। कोई दिक्कत है तो बोले। कोई दिक्कत है? सवाल करेंगे? कोई कोई PYQ कर लें, वो ज्यादा अच्छा PYQ का। वैसे इसमें PYQ दिए हैं, ये रिसेंट बुक है तो इसमें PYQ भर दिए इन्होंने। बादल क्या हुआ? तुम्हारी बत्ती क्यों गुल है? थक गए हैं? आज जल्दी आए थे पढ़ने के लिए? आज लेट आए हैं?
जी जी बोलिए। आइसोथर्मल और आइसोकोरिक, तो पूरा तो टर्म जीरो हो जाएगा ना। तब तो पूरा ही टर्म जीरो हो जाएगा ना। हाँ, खुद ही वो कंफर्म कर रहा है। बहुत सवाल आए हैं भाई। नहीं, मैं सोच रही हूँ कराऊं कि नहीं कराऊं। क्योंकि इसके कम आए हैं, इसके कम आए हैं। हम्म। चलो, इसके कम आए, एक सवाल कर लो। पीवाई क्यू खुल गया है तो कर ही लेते हैं। एक तो कर ही ले, ऐसा नहीं करे, इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। सवाल है आपका, सवाल है आपका कौन कौन से करेक्ट है ना? कौन कौन से आपके करेक्ट है ना? ये वाला करेक्ट होता है, ये भी गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ाया नहीं है, तो सेकंड वाला तो करेक्ट ही है। करेक्ट फॉर्मूला कौन कौन से हैं ये पूछ। चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन। अच्छा, मोस्ट अप्रोप्रिएट दे दिया। इन्होंने ऐसे लिख दिया है, सी डी, बी सी, ए बी ओनली, बी डी ओनली, मोस्ट अप्रोप्रिएट। हम बी और सी। पहला वाला गलत है। यस हाँ, आइसोबैरिक के लिए होगा ना। हम्म। तुम लोग क्या बोल रहे हो, बी एंड सी? और ये वाला डेल्टा एच वाला, हम लास्ट वाला ये तो गलत, ये इधर पहला वाला गलत है, बाकी सारे दो ही सही है। दो दो के ऑप्शन बने हैं। हम बी और यहाँ जहाँ पे पी डेल्टा वी ले लिया है ना आपका, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी से वर्क तो आप केवल इरिवर्सिबल वाले में निकालते हो ना। डब्ल्यू लिखना चाहिए था ना यहाँ पे। अरे पहले फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू आता है ना। वर्क डन लिखते, डब्ल्यू लिखते तो चलता, पी इंटू डेल्टा वी लिख दिया। पी इंटू डेल्टा वी केवल किसके लिए यूज करते हैं? किसी किसी केस के लिए सही है, बट आंसर क्वेश्चन की लैंग्वेज है मोस्ट अप्रोप्रिएट, है ना, सब कंडीशन में लगी जाए। तो कौन कौन से हैं? एक तो ये गिव्स फ्री एनर्जी पढ़ाया नहीं है आपको, और दूसरा ये तो गलत है, गलत लिखा हुआ है ना। बहुत ही बेकार सवाल था। आगे का टॉपिक करा दें।
सवाल करेंगे फिर। इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, कौन स्टेट फंक्शन है? इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, हीट, एंथैल्पी। क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन कितने हैं? 1 2 3 4 कितने? इंटरनल एनर्जी दिया है, नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल यानी कि स्टेट फंक्शन पूछा है, कितने हैं? 4 दिए हैं, उसमें से 4 के 4 हैं या 2 हैं या 3 है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इंटरनल एनर्जी है, वॉल्यूम है, और क्या दे रखा है? वॉल्यूम कैसा होता है, और हीट है, एंथैल्पी है। हम फ्री हो जाएगा। कौन कौन से हैं? स्टेट के ऊपर कौन कौन डिपेंड करता है? एक एंथैल्पी डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी करती है, हीट भी करती है। हीट नहीं करती है, हीट पाथ फंक्शन है। यस मैम। हीट कहाँ पाथ फंक्शन बता दिया मैंने। अब हीट पाथ फंक्शन आप ऐसे टेस्ट करो। हीट कहाँ पाथ फंक्शन बताया मैंने? अब पाथ फंक्शन है, मैंने तो कहीं नहीं बताया आपको। अब हीट और इंटरनल एनर्जी तो है, एंथैल्पी है, एंथैल्पी की बात हो रही है, वो एच की बात हो रही है, एच की। एच एंथैल्पी है, हीट नहीं, हीट नहीं है। क्यू 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 इज हीट। तो आंसर क्या होगा? हम तीन। एक इंटरनल एनर्जी हो गई, दूसरा कौन सा हो गया? एंथैल्पी हो गया, है ना। और हीट में मैंने लिखवा दिया पाथ फंक्शन, चेक करो, लिखवाया होगा जरूर, जितने टर्म बताए सब में लिखवाया। ओ क्या? दो पाथ होते हैं और एक होता है स्टेट। तो स्टेट मैंने इंटरनल एनर्जी को बताया है ना। लिखा हुआ है, आपने लिखा है, हम क्यों लिखें? हाँ हाँ हाँ, ये हीट है। डेल्टा एच इज एंथैल्पी चेंज। कहीं कहीं पे वो हीट का फॉर्म भी हो सकता है ना, कहीं कहीं पे हीट का फॉर्म भी हो सकता है, ऐसा नहीं। ठीक है, हाँ। हीट सुनो, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को याद रखेंगे कैसा फंक्शन है? स्टेट, है ना।
वर्क कैसा है आपका, पाथ फंक्शन। क्यू में शायद मैंने लिखवाया नहीं है कहीं पे, है ना। क्यू भी आपका हीट भी जो होगा वो पाथ फंक्शन ही होता है। हीट भी क्या है, पाथ फंक्शन। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीनों टर्म हमको पता होने चाहिए। और वॉल्यूम भी जो होता है ना, ये स्टेट वेरिएबल होता है कि स्टेट से दूसरे स्टेट में इसकी क्या होगी, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ये। तो इसलिए वॉल्यूम भी आ जाएगा, ये केवल पाथ है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ठीक है। तो याद रखो, U और Q क्या है, स्टेट। U केवल स्टेट है, और Q और क्या बताया था, एक और था Q एंड U। ये तीन चीजें मेन याद रखनी है अपने को, वर्क, हीट और इंटरनल एनर्जी। इन तीनों की इंफॉर्मेशन तो अपने पास होनी चाहिए, कौन सा पाथ है कौन सा स्टेट। एंथैल्पी में याद रखो, H1 H2 करते हैं तो कौन सा फंक्शन हो गया, H फाइनल H इनिशियल, जहां पे भी करेंगे स्टेट। एंट्रोपी में भी S फाइनल S इनिशियल करा था, एंट्रोपी में भी करा था ना S फाइनल S इनिशियल। तो वो भी कैसा हो जाएगा आपका, कैसा हो जाएगा, हाँ बोलो बोलो। हाँ वॉल्यूम भी है स्टेट। यहाँ पे मैंने लिखा है इन तीनों को मेजर याद रखना है, क्या क्या, इंटरनल एनर्जी को, हीट को और वर्क। इन तीन को तो याद ही रखना है कि किस तरीके के फंक्शन ये हैं, इनका यूज तो पूरा है। चलो एक सवाल और कर लो। अब आपकी क्लास का कौन सा सवाल कराने जा रहे हैं? लास्ट सवाल कर लीजिए, बढ़िया एकदम। अब धीरे धीरे आज आपको सेकेंड लॉ करवा दिया है ना, थर्ड लॉ बिल्कुल छोटू सा है, तो थर्ड लॉ लास्ट में करवाएंगे। अब आपका जो टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। खत्म होकर के कहाँ पे पहुंचेंगे हम धीरे धीरे, कहाँ पहुंचेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ाएंगे, फिर थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे। क्या डायनेमिक्स में आपकी बात हो रही है, किसकी, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग सीधी सीधी पूरी किसकी बात करेंगे, क्या जी, अब मतलब आपका जो टफ पार्ट है ना, टफ वाली जो पार्ट है, टफ वाला, वो खत्म है, नहीं वो खत्म, इजी पार्ट। अब एक गिव्स फ्री एनर्जी बतानी है, उसके बाद आपका इजी पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, और एकदम ध्यान से समझेंगे, फटाफट हो जाएगा। डेफिनेशन इसमें आपके पीपीटी में डाल दूंगी, जिससे तेजी से हो जाए। चलो सवाल करो जल्दी से। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, जो डेटा बोल रहे हैं लैंग्वेज में मत लिखो, n इज इक्वल टू लिखो 1 मोल, शॉर्ट में लिखिए, n इज इक्वल टू 1 मोल, ब्रैकेट में लिखो आइडियल गैस एट 350 केल्विन, टेम्परेचर क्या दे रखा है 350, इन 2 लीटर वेसल, 2 लीटर वेसल है, लिखा हुआ है थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, थर्मली कंडक्टिंग क्या है इसकी, वॉल्स हैं, विच आर इन कॉन्टेक्ट विद सराउंडिंग,
वो नहीं अलग है, वो मत करो तुम लोग, जल्दी से करो, लास्ट सवाल है आपके क्लास का। Which are in contact with surrounding, it undergo isothermal reversible expansion, isothermal रिवर्सिबल एक्सपेंशन करता है, 2 लीटर से कहा जाता है 3 लीटर, अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर 4 एटीएम, 4 एटीएम के कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट। चेंज इन एंट्रोपी निकालना है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, डेल्टा एस निकालना है जूल पर केल्विन में। आर की वैल्यू दे रखी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल दे रखा है। उसमें मैंने कुछ और निकलवाया होगा, यहाँ पे आपको डेल्टा एस निकालना। आइसोथर्मल है प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी लगेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क भी लगेगा। कोशिश कीजिए निकालने की। और डेल्टा एस निकालना भी सिखा दिया आपको आइसोथर्मल के लिए। डेल्टा एस का फॉर्मूला भी आइसोथर्मल के लिए भी तो बताया था। वैल्यू प्लस में या माइनस में? क्या फॉर्मूला लगाया? पॉजिटिव में? वो जो फॉर्मूला था वो किसके लिए था? सिस्टम के लिए था। सिस्टम के लिए था। जब भी सराउंडिंग के लिए निकालेंगे तो साइन क्या हो जाएगा? डेल्टा एस का अपोजिट हो जाएगा। सिस्टम के लिए जो वैल्यू आएगी वही किसके लिए आएगी? बादल जी कोई दिक्कत तो निकालिए, क्या दिक्कत आ रही है? पीवी कुछ हमको लगाना नहीं पड़ा ना, प्रेशर वगैरह। हाँ सॉल्व तो करेंगे ही ना। बड़ी कहाँ है? प्रॉक्सी ले लो ना। नेचुरल लॉग है, देखना। हम्म
नहीं कर पा रहे हैं? मैम 3.83 आ रहा है, हम लाइक माइनस। बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। क्या फॉर्मूला लगाया है? आइसोथर्मल के लिए कौन सा लगाया? ये वाला NR/Ln V2/V1 लगा दिया सीधे हम लोगों ने। NR/Ln V2/V1 ये लगा दिया। N कितना है? R ln को नेचुरल में करेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। V2 कितना है और इनिशियल कितना था? 2 से 3 लीटर। अरे अभी तो डेल्टा एस निकाल लें सीधे फॉर्मूला से। नेचुरल लॉग को बेस 10 लॉग में कैलकुलेट कन्वर्ट करते हैं तो माइनस माइनस नहीं आता है, केवल 2.303 से मल्टीप्लाई होता है। कब से सिखा रही हूँ ये लॉग वाली बात? केवल 2.303 से मल्टीप्लाई होता है। माइनस कहां से आ जा रहा है तुम लोग का? ये log 3 आ जाएगा और log 2 आ जाएगा। log 3 की वैल्यू क्या बताई थी आप? हाँ ये कितना है? 0.6 0.1 ठीक है, हमने 0.1 ले लिया, अप्रॉक्स ले लिया। तो ये कितना आ जाएगा? 8 2 6 16 है ना? और एक और जीरो भी तो आएगा यहाँ, है ना? ये चीज आएगी, सही है। अब कितना आएगा? 0.23 निकाल ले उसका। हाँ अब 16 का 0.23 कितना आएगा? 16 का 0.23 कितना आएगा? डबल करोगे तो 32 आएगा, है ना? 3 पॉइंट कुछ आ जाएगी वैल्यू, कोई दिक्कत? 3 पॉइंट में ही तो आएगी, क्या समस्या है? कहाँ मल्टीप्लाई? करना तो पड़ेगा ना, ऐसे कैसे कह रहे हैं बादल? इसीलिए बोल रही हूँ अभी भी आधी कैलकुलेशन छोड़ने की आदत नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो वहां पे भी होती नहीं है फिर। चलिए आज की क्लास हो गई आपकी डन 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 डन। बाय बच्चे।